नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको हिलाकर रख देगी। ये कहानी है एक पुलिस अफसर के बेटे की हत्या की, जो एक जंगल में मृत अवस्था में पाया जाता है। कहानी की शुरुआत में कुछ एनसीसी कैडेट्स केरल के जंगल में कैंपेन करने के लिए जाते हैं। वहां उनमें से 2 कैडेट्स को एक डेड बॉडी दिखती है। वे तुरंत पुलिस को सूचित करते हैं। पुलिस और फोरेंसिक टीम क्राइम स्पॉट पर पहुंचती है। पता चलता है कि डेड बॉडी पूरी तरह से सड़ चुकी है और कीड़े खा चुके हैं। फोरेंसिक लैब की मैडम डीएसपी को बताती हैं कि बॉडी में जो लिक्विड मिला है वह 3 दिन पुराना है, यानी इस इंसान की मौत लगभग 4 दिन पहले ही हो चुकी थी। विजय नाम का पुलिस अफसर इस मामले की जांच शुरू करता है। उसे पता चलता है कि जंगल में मिली डेड बॉडी जॉन की है, जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। क्राइम स्पॉट पर फोरेंसिक टीम को कुछ जूते के फुटप्रिंट भी मिलते हैं। विजय की टीम उस फुटप्रिंट का पता लगाकर उस शूज कंपनी में जाती है। कंपनी वाले बताते हैं कि वह जूते उन्होंने रिसेंटली मार्केट में लॉन्च किया है, जिसका सेल अब तक बहुत कम हुआ है। सीसीटीवी फुटेज भी दिखाते हैं जहां पर एक पुलिस वाला नजर आता है। इसके बाद फॉरेस्ट में रहने वाले चेक पोस्ट के वॉचमैन को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। वॉचमैन बताता है कि उस दिन एक पुलिस वाला अपनी सफेद रंग की गाड़ी में जंगलों में चला गया था। विजय एसपी के पास आकर कहता है कि इन्वेस्टिगेशन में सारे सबूत पीटर नाम के पुलिस अफसर की तरफ इशारा करते हैं। इन सबूतों के आधार पर एसपी पीटर को अरेस्ट करने के लिए कहती है। यहाँ से कहानी थोड़ा फ्लैशबैक में जाती है। हम पीटर को अपनी माँ और अपने बेटे सेवन के साथ खुशहाल जीवन जीते हुए देखते हैं। पीटर की पत्नी का पहले ही देहांत हो चुका है। एक दिन पीटर का बेटा सेवन अपनी दोस्त टीना के लिए एक पेंटिंग बना रहा होता है। टीना का जल्द ही बर्थडे आने वाला है और सेवन उसे यह पेंटिंग गिफ्ट देना चाहता है। इसी बीच रवि नाम का एक आदमी अपनी बेटी के गुमशुदा होने की खबर लेकर पुलिस स्टेशन में आता है। पीटर अपनी टीम को लेकर उस लोकेशन पर जाता है जहां पर रवि ने अपनी बेटी को छोड़ था। रास्ते में पीटर रवि से उसकी बेटी की उम्र पूछता है। रवि बताता है कि उसकी बेटी 16 साल की है। पीटर पूछता है कि क्या उसके पास उसकी बेटी की कोई फोटो है। रवि बताता है कि उसका फोन उसकी बेटी के पास ही है और उसकी फोटो भी उसी में है। पीटर रवि का फोन नंबर लेता है और ट्रैक करते हुए पुलिस वाले एक घर जाते हैं। उस घर की तलाश लेने पर रवि की बेटी एक कमरे में बंधी हुई मिलती है। एक औरत द्वारा अपहरण किए जाने के बाद रवि अपनी बेटी को वापस पाकर खुश होता है। इसी बीच स्कूल के प्रिंसिपल पीटर को बताते हैं कि सेवन के बैग में नशीला पदार्थ पाया गया है। पीटर, सेवन का पिता, माफी मांगता है और शिक्षक को आश्वस्त करता है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। लेकिन जब सेवन कक्षा से बाहर आता है तो वह पीटर से कहता है कि उसने कुछ नहीं किया और वह पदार्थ उसके बैग में कैसे आया उसे समझ नहीं आ रहा। पीटर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। घर आकर सेवन रोते हुए अपने दादाजी को बताता है कि वह पैकेट उसका नहीं था और वह नहीं जानता कि यह उसके बैग में कैसे आया। वह कहता है कि उसका पापा उससे बात नहीं कर रहे हैं। रात में पीटर सेवन के सोने के बाद उसके कमरे में जाता है और वहां टीना की पेंटिंग देखता है। अगले दिन पुलिस को पता चलता है कि मैथ्यू नाम के एक व्यक्ति के घर में हत्या हुई है। पीटर तुरंत अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचता है। वहां मैथ्यू को एक कुर्सी से बांधकर मार दिया गया है और उसकी पत्नी मृत पड़ी है। जब पीटर मैथ्यू की बेटी के कमरे में जाता है तो उसे बाथरूम में उसकी बेटी भी मृत मिलती है। तभी पीटर को एक भयानक सच पता चलता है। दूसरे कमरे में उसका बेटा सेवन भी मृत है। यहाँ पता चलता है कि सेवन टीना के जन्मदिन की पार्टी में आया था और उसने उसे पेंटिंग गिफ्ट की थी। उसी दिन यह हादसा हो गया था। पीटर इस दृश्य को देखकर टूट जाता है और उसकी मां भी दुख से व्याकुल हो जाती है। सेवन का अंतिम संस्कार किया जाता है, साथ ही मैथ्यू और उसके परिवार का भी। सेवन के जाने के बाद पीटर की मां बहुत दुखी रहने लगती है। इसलिए पीटर अपनी मां की देखभाल करने के लिए कुछ समय की छुट्टी लेता है। इस बीच डीएसपी किशोर को यह मामला सौंपा जाता है। किशोर बताता है कि मुख्य संदिग्ध बलविंदर है, जो फरार है। डीएसपी किशोर को डीआईजी रमा देवी द्वारा इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का आदेश दिया जाता है। सुकुमार पिल्लई किशोर को इस घटना के बारे में जानकारी देते हैं। बताते हैं कि बलविंदर, जो मैथ्यू के घर पर काम करता था, हादसे के बाद से गायब है। जांच के दौरान पता चलता है कि बलविंदर बीएसएनएल सिम का उपयोग करता था। इस जानकारी के आधार पर किशोर और उनकी टीम बीएसएनएल कार्यालय जाते हैं और बलविंदर के फोटो वाला आवेदन पत्र प्राप्त करते हैं। इस फोटो का उपयोग करके वे पूरे शहर में बलविंदर की तलाश शुरू करते हैं। लोगों को उसका फोटो दिखाते हुए पूछताछ करते हैं। फोरेंसिक एक्सपर्ट डीएसपी किशोर को बताते हैं कि अपराध स्थल पर एक अन्य व्यक्ति का रक्त नमूना मिला है। वे अनुमान लगाते हैं कि यह शायद बलविंदर का हो सकता है, जो अपराध के दौरान घायल हो गया होगा और उसका खून वहां गिर गया होगा।
इस नए सुराग के आधार पर डीएसपी किशोर और उनकी टीम बलविंदर के रक्त नमूने का मिलान करने के लिए तुरंत काम शुरू करते हैं। जांच के दौरान पुलिस आसपास के अस्पतालों में पूछताछ करती है। तभी एक अस्पताल से पता चलता है कि हाल ही में एक व्यक्ति ने अपने हाथ का इलाज करवाया था। डीएसपी किशोर उस अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज की जांच करते हैं। फुटेज में उन्हें बलविंदर तो नहीं, लेकिन स्टीफन दिखाई देता है। पुलिस स्टीफन को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ शुरू करती है। स्टीफन पुलिस को बताता है कि पूरी योजना बलविंदर की थी। उनका मकसद सिर्फ चोरी करना था, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि उन्हें मैथ्यू की फैमिली को मारना पड़ा। स्टीफन आगे बताता है कि बलविंदर अपना हिस्सा लेकर भाग गया है। इधर पीटर के घर पर 7 की स्कूल प्रिंसिपल उनसे माफी मांगती है। वह बताती हैं कि स्कूल में जो घटना हुई थी वह उनकी गलतफहमी थी। 12वीं कक्षा के कुछ छात्रों ने 7 के बैग में वह पैकेट रखा था। रात में पीटर सुकुमार के घर जाकर उनसे जांच के बारे में पूछता है। सुकुमार बताते हैं कि बलविंदर अभी भी फरार है और जांच जारी है। अगले दिन पीटर एसपी के पास जाकर उनसे अनुरोध करता है कि वह इस मामले की जांच करना चाहता है, लेकिन एसपी उसे मना कर देती हैं और कहती हैं कि वह अनौपचारिक रूप से जांच कर सकता है। पीटर अनौपचारिक रूप से जांच शुरू करता है। वह स्टीफन से पूछताछ करता है और उससे हस्ताक्षर लेने को कहता है। स्टीफन का चेहरा बांध दिया गया था, इसलिए पीटर को पता चलता है कि हत्यारा बाएं हाथ वाला है, लेकिन बलविंदर और स्टीफन दोनों ही दाएं हाथ वाले हैं। इस बात से पीटर को शक होता है कि हत्यारा इन दोनों में से कोई नहीं है और कोई और भी इसमें शामिल है। पीटर को पता चलता है कि इन लोगों का मकसद सिर्फ चोरी करना था। वे सिर्फ मैथ्यू से कुछ चुराने के लिए आए थे, लेकिन कुछ गलत होने से हत्या हो गई। सुनकर सब कुछ एसपी पीटर को इस मामले की आगे की जांच सौंपती है। पीटर अपनी छुट्टी रद्द कर वापस ड्यूटी पर आ जाता है। वह मैथ्यू के घर और उसके आसपास फिर से जांच शुरू करता है, लेकिन सभी इलाकों को अच्छी तरह से देखने के बाद भी पुलिस को कुछ नहीं मिलता। ठीक जब वे सब वापस जाने ही वाले होते हैं, तभी पीटर को घर के सामने की टाइल्स के डिजाइन में कुछ अलग दिखाई देता है। वहीं वह खुदाई करने का आदेश देता है और वहां उन्हें बलविंदर की लाश मिलती है। अगले दिन पीटर स्टीफन से मिलने जाता है। वह स्टीफन से पूछता है कि जब बलविंदर पहले ही मर चुका था तो उसने क्यों कहा कि बलविंदर भाग गया है। स्टीफन इस बार कहता है कि उसने ही बलविंदर को मार दिया क्योंकि वह अपना हिस्सा ज्यादा मांग रहा था। लेकिन पीटर को स्टीफन पर पूरा यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि वह झूठ बोल रहा है और इसके पीछे कोई और भी जरूर है। वह सुकुमार से कहता है कि वे पता लगाएं कि स्टीफन से पहले कौन कौन लोग वहां आए थे। जांच में पता चलता है कि लतीफ नाम का एक आदमी स्टीफन से मिलने आया था। पुलिस तुरंत लतीफ के घर जाती है और तलाशी लेने पर उन्हें वहां बहुत सारे पैसे मिलते हैं। लतीफ कहता है कि ये सारे पैसे उसके नहीं हैं, स्टीफन ने ही ये पैसे उसके घर में छुपाए थे। पुलिस उन पैसों पर मिले फिंगरप्रिंट्स को अपने पुराने केस के फिंगरप्रिंट्स से चेक करती है और वे फिर उनके जिम्मेदार केस में मिले फिंगरप्रिंट्स से मेल खाते हैं। जब पुलिस लतीफ को जेल में डालती है, वहां के बॉर्डर से पता चलता है कि वो फिंगरप्रिंट्स टोनी नाम की एक लड़के के थे। वार्डन बताता है कि 15 साल की उम्र में हत्या के जुर्म में टोनी को इस जेल में लाया गया था। जब वह यहाँ आया तो बहुत गुमसुम रहता था। बाद में पता चला कि उसे हार्ट प्रॉब्लम थी, लेकिन उसके आने के 1 साल के अंदर ही वह वहां के वार्डन को मारकर फरार हो गया। पीटर को लगता है कि टोनी ही इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड है। पीटर का कहना है कि टोनी बहुत ही शातिर है और वह उनके सामने ही है, लेकिन अलग अलग नामों और पहचानों का उपयोग करके उन्हें गुमराह कर रहा है। एक दिन पीटर अपने बेटे 7 के कमरे में जाता है और उसे देखने के बाद वह 7 और टीना के अंतिम संस्कार की तस्वीरों की भी जांच करता है। वहां उसे पता चलता है कि टीना और 7 के 7वीं कक्षा के कुछ बच्चे जो टीना के अंतिम संस्कार में आए थे, वे 7 के अंतिम संस्कार में नहीं आए थे। इस सुराग का पता लगाने के लिए पीटर 7 के स्कूल जाता है। वहां वह देखता है कि कुछ बच्चे 7 द्वारा बनाई गई ड्राइंग की तरह ही लाइन में जा रहे हैं। पीटर उनकी गाड़ी का पीछा करता है और यह गाड़ी उन्हें एक अनाथालय तक ले जाती है। अनाथालय में पीटर को पता चलता है कि मैथ्यू और उसकी पत्नी ने टीना को गोद लिया था। यह जानकारी पीटर को और भी शक में डाल देती है। पीटर सुकुमार के पास जाता है और उसे स्टोरी की प्रगति के बारे में बताता है। वह बताता है कि 26 मार्च 2014 को कोची हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारियों ने 5 करोड़ के हीरे पकड़े थे। उसी हफ्ते कस्टम अधिकारियों ने उबैद नामक एक व्यक्ति को इस मामले में गिरफ्तार किया था। पीटर आगे बताता है कि इस साल कस्टम अधिकारियों ने 1 करोड़ उबैद के खाते में ट्रांसफर कर दिया था।
ये इसलिए था क्योंकि उबैद ने नए कस्टम अधिकारियों को पुराने कस्टम अधिकारियों के बारे में जानकारी दी थी, जिन्होंने उनसे पैसे छीन लिए थे। पीटर को शक है कि जो लोग एक हीरे के तस्कर के पीछे थे और माचो नामक व्यक्ति से नुकसान उठाना पड़ा था, उन्होंने अब मैथ्यू से बदला लिया है। अपनी टीम के साथ पीटर उबैद से मिलने उसके घर जाता है, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि उबैद की बाइक दुर्घटना में मौत हो चुकी है। इस हादसे से पीटर दुखी हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अस्पताल में पीटर की मुलाकात रवि से होती है। रवि वही व्यक्ति है जिसकी बेटी को पीटर ने अपहरणकर्ताओं से बचाया था। एक दिन पीटर अपने सीनियर एसपी के पास जाता है और उसे बताता है कि उसका शक सही था। वह कहता है कि मैथ्यू और उसकी फैमिली की हत्या चोरी के लिए की गई थी। पीटर यह भी बताता है कि उसकी माँ बीमार है और उसे कुछ दिनों की छुट्टी की जरूरत है। इसके बाद पीटर किशोर के पास जाता है, जो पहले इस केस की जांच कर रहा था। पीटर किशोर पर आरोप लगाता है कि वह इस केस में शामिल है और उससे पूछता है कि यह जॉन कौन है। डर के मारे किशोर सच बता देता है। दोस्तों, किशोर बताता है कि इस सब के पीछे फेबियन जॉन है, जो एक डायमंड स्मगलर है। जॉन का तरीका बड़ा ही चालाक था। वह प्रेग्नेंट महिलाओं के जरिए कोची एयरपोर्ट से डायमंड स्मगल करता था। जब फ्लाइट कोची में लैंड करने वाली होती तो वे महिलाएं एक खास टैबलेट लेती, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ जाती और फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती। फिर उन महिलाओं को एयरपोर्ट के हॉस्पिटल में ले जाया जाता, जहां पहले से ही जॉन का आदमी मौजूद होता। वह उन महिलाओं को एंटीडोट देकर ठीक करता और बाद में उनके पास से डायमंड निकाल लेता। लेकिन दोस्तों, इस बार जॉन की चालाकी उस पर भारी पड़ गई। मैथ्यू, जो उसी एयरपोर्ट के हॉस्पिटल में काम करता था, उसे शक हो गया और उसने कस्टम वालों को सूचित कर दिया। इस बार जॉन की पत्नी प्रेग्नेंट थी और वह उसके जरिए डायमंड स्मगल कर रहा था। कस्टम वालों ने जॉन की पत्नी को पकड़ लिया, लेकिन उसे सही इलाज न मिलने के कारण उसका मिसकैरेज हो गया और वह गिरफ्तार हो गई। दोस्तों, इस घटना से जॉन की पत्नी बहुत दुखी थी और इस तरह एक बड़े अपराध का पर्दाफाश हुआ। यहाँ जॉन अपनी पत्नी एनसी की मौत का बदला लेने के लिए जल रहा है। एनसी ने अपने बच्चे को खो दिया था और उस दर्द को सह नहीं पाई। जॉन की जिंदगी में अब सिर्फ एक मकसद बचा था, उस इन्फॉर्मर को ढूंढना जिसकी वजह से उसकी दुनिया उजड़ गई थी। 1 साल बाद जॉन को मैथ्यू के बारे में पता चलता है। वो और उसके साथी स्टीफन मैथ्यू के घर पहुंचते हैं और वहां एक खूनी खेल खेलते हैं। लेकिन इस खेल का गवाह बन जाता है बलविंदर, जो अपनी जान बचाते हुए भाग रहा था। तभी जॉन के आदमी बलविंदर को पकड़ लेते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। उसकी लाश को एक गार्डन में दफना दिया जाता है, जहां पीटर ने अलग डिजाइन की टाइल्स देखकर खुदाई करवाई थी। इसी दिन टीना का जन्मदिन था और पीटर का बेटा सेवन भी वहां मौजूद था। जॉन के आदमी ने मैथ्यू के परिवार के साथ सेवन को भी मार डाला। किशोर पीटर से कहता है कि उसने एनसी को तो बेल दिलाई थी, लेकिन मैथ्यू के मर्डर केस में उसका कोई हाथ नहीं है। जॉन, जो कि एनसी का पति है, उसकी कब्र के पास जाता है और पाता है कि वहां एनसी की डेड बॉडी नहीं है। एक पत्थर पर इन हेवन लिखा होता है। जॉन हेवन नामक मैथ्यू के घर जाता है और वहां उसे पीटर मिलता है। दोनों के बीच बहस होती है और पीटर जॉन को मार देता है। पीटर को कोर्ट में लाया जाता है, जहां पब्लिक प्रोसिक्यूटर सभी सबूत पेश करती है। डिफेंस ये दावा करती है कि जिस दिन जॉन मरा था, उस दिन पीटर इंडिया में नहीं था। डिफेंस एक फेसबुक वीडियो दिखाती है जिसमें पीटर और उसकी मां दुबई में एक बर्थडे पार्टी में मौजूद होते हैं। जज पीटर को बाइज्जत बरी कर देते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पीटर दुबई जाने से पहले और रवि से मिलता है। रवि से कहता है कि वह उसके जाने के बाद उसके कपड़े और उसके शूज पहनकर जॉन के लाश को ठिकाने पर लगा दे। इसी तरह रवि उस लाश को ठिकाने लगता है। इसलिए चेक पोस्ट पर जो वॉचमैन ने रवि का चेहरा नहीं देखा था, सिर्फ उसने पुलिस की वर्दी और कार देखी थी। अब जॉन के बॉडी फ्रीजर में होने की वजह से खराब नहीं हुए थी, इसलिए फॉरेंसिक टीम के अनुसार जॉन की मौत उस दिन नहीं हुई थी जिस दिन उसकी बॉडी मिली थी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।